नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के ग्रामर रूल्स की और साथ में कुछ करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं प्रोनाउन में ऑलरेडी एक वर्ड प्रेजेंट है जिसकी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका नाम है नाउन। और नाउन आप जानते हैं किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है और थिंग का नाम हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो उसको आप नाउन कहते हैं। तो प्रोनाउंस का क्या मतलब होता है? तो देखिए, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करता है या नाउन के फ्रेज़ को, नाउन के वाक्य को रिप्लेस करता है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने कहा सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, सारा अनाउंस दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। तो सारा को फैशन पसंद है और सारा अनाउंस करती है कि वो फैशन स्कूल में जाना चाहती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आप देख पा रहे हैं कि सारा बार बार हम लिख रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी कि 3 सेंटेंसेस में हमने शुरुआत में सारा लिखा, उसके बाद भी हम सारा बार बार लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन हम सारा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बार कर रहे हैं क्योंकि सारा एक्चुअली में क्या है? नाउन है। तो एक ऐसा शब्द हमें लगाना होगा जो कि हम सारा की जगह लगा पाएँ, जिससे कि हमारा सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत ही अच्छी हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सारा लगाया बिकॉज इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट है सारा यहाँ पर। तो सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। इसके बाद में हमने यूज़ किया है, देखिए, शी, बिकॉज सारा का जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा? सब्जेक्टिव वाला प्रोनाउन, जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, वो होगा शी। तो शी अनाउंस्ड दैट शी, फिर से हमने सारा नहीं लगाया, फिर से हमने शी लगाया। तो आप देखिए, शी लगाने से समझ में आ रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत सारा से हुई है, तो जो शी है वो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया सारा के लिए। तो ये होता है प्रोनाउन जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अब हम टाइप ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। तो कौन कौन से हमारे प्रोनाउंस के टाइप हैं? सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउंस। तो आप नाम से ही जान रहे हैं कि पर्सनल यानी कि आपको पीपल और थिंग्स की जगह पर तो रिप्लेस करना ही है, लेकिन वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? मैं, यानी कि आई। इसके बाद मेरा जो ये आई होता है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, या फिर आप बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। और आई का ही ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जब मैं खुद को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। ऐसे ही तो आई का हो गया मी। इसके बाद में वी हो सकता है और अस हो सकता है। तो आप देखिए, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि आप अस को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। और वी का मतलब है कि हम इस प्रोनाउन वी को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो पर्सनली जहाँ पर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं आई वी, तो वहाँ पर आएगा पर्सनल प्रोनाउंस। और इसमें आप जाने गए कि आई और मी में क्या डिफरेंस है। तो आई है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, जिसमें आप खुद को एज सब्जेक्ट ट्रीट करने वाले हो, और मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें आप खुद को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करने वाले हो। सिमिलरली वी और एस के साथ में भी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप, जिसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब होता है जो किसी चीज़, कोई आपके पास अगर चीज़ है, अगर आप उसको पोसेस करते हो तो उसके बारे में आपको बताता है। ये भी सिंगुलर हो सकते हैं, जैसे कि माय, जैसे कि मैं कहता हूँ कि माय पेन। तो यहाँ पर मैं डिनोट करना चाह रहा हूँ कि ये जो पेन है ये मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा है। तो यहाँ पर मैं पोजेस कर रहा हूँ पेन को, तो इसे कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें तो अवर, हम कह सकते हैं अवर हाउस। तो यहाँ पर आप देखिए, हाउस हमारा है तो हम इसको पोजेस कर रहे हैं, हमारा है। तो ये दिखाने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं? अवर। तो इसको बोलते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन। यानी कि कोई चीज़ अगर आपके पास में है तो आप उसको प्रेजेंट करोगे। और जैसा यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, दिस प्रोनाउन ऑफन अपीयर बिफोर द पोजेस्ड आइटम। ज़्यादातर पोजेस्ड आइटम जो भी है उससे जस्ट पहले लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पेन से पहले माय और हाउस से पहले अवर। और पर हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे आप कह सकते हैं बोथ माई कार एंड द कार इज़ माइन, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, माई कार, माई लगा हुआ है, और द कार इज़ माइन, तो दोनों सेंटेंस ठीक है और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जिसको भी वो कार बिलोंग करती है। तीसरा आपका प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि जो किसी क्लाउज से स्टार्ट होता है। क्लाउज का मतलब होता है कि इसको क्लॉज कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रेफर टू अ नाउन। कुछ ऐसे शब्द जो नाउन को रेफर करेंगे। जैसे हु, किसी ने कोई काम किया है, आपको बताना है किसने किया, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं?
वो कौन था जिसने किया है, तो हु। फिर दैट और विच, तो ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि आई सॉ द डॉग दैट यू ओन, तो आपका जो डॉग है वो मैंने देखा, तो यहाँ पर ये जो दैट है आप देख पा रहे हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है कि उस डॉग की बात कर रहा है जो पोजेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा दैट। तो हु, दैट, विच, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी में आपका होम भी आ जाएगा, होम भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसके हम रूल्स बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं टाइप ऑफ प्रोनाउंस। चौथे नंबर का आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट खुद से कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या आता है, इस तरह के शब्द कि ये काम मैंने किया, आई डिड इट माई सेल्फ। आप लिखते हैं ना सेंटेंस, आई डिड इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर आप खुद को डिनोट कर रहे हो, ये काम मैंने किया है, यानी कि खुद को आप एक प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हो, और ये काम आपने किया है, तो ये भी आप बता रहे हो कि सब्जेक्ट ने ही काम किया है। तो इसलिए माई सेल्फ जो है इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही आप ही डिड इट हिमसेल्फ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ही डिड इट हिमसेल्फ, तो यहाँ पर ही और हिमसेल्फ डिनोट कर रहे हैं सब्जेक्ट को, हिमसेल्फ हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद ऐसे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर देमसेल्व्स, देमसेल्व्स दे के लिए, लाइक दे डिड दैट बिकॉज देमसेल्व्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। हर सेल्फ, ये लेडी के लिए लिख सकते हैं हर सेल्फ, शी डिड इट हर सेल्फ, ये भी। तो ये सब आपके पास क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जिस तरह से आई किक्ड माई सेल्फ, दैट मीन्स माई सेल्फ इज डिनोटिंग आई, मुझे डिनोट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमने कौन कौन से टाइप पढ़े, देखिए पर्सनल प्रोनाउन जिसमें आई वी अस आता है, पोजेसिव जिसमें कि मी माइन और माय आता है, अवर आता है। इसके बाद रिलेटिव जो रिलेट करते हैं, हु, दैट, विच, हुम वाले, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ आता है। इसके बाद आते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ये सिमिलर होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे, लेकिन एक डिफरेंट फंक्शन की तरह यूज़ किए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सेंटेंस के पार्ट हों, और ये जस्ट आपके सेंटेंस को एम्फेसिस देने के लिए ऐड किए जाते हैं। एंटीसीडेंट यानी जो प्रीवियस वर्ड लिखे गए थे उसको एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है, आई टोल्ड द चिल्ड्रन दैट यू योरसेल्फ वुड बेक द केक टुडे। तो हमने चिल्ड्रन को कहा कि आप खुद ही यहाँ पर केक को बेक करेंगे, तो हम यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं। तो आई टोल्ड द चिल्ड्रन, ये आपका एंटीसीडेंट हो जाएगा। एंटीसीडेंट का मतलब ऐसा सेंटेंस जो पहले लिखा गया है उस पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि मैंने चिल्ड्रन को कहा कि अब आप खुद ही केक को बेक करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर योर सेल्फ जो है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाएगा, बिकॉज ये रिपीट कर रहा है कि आपने ही केक बनाना है, राइट। सो ये हो जाता है इंटेंसिव, अ टाइप ऑफ यू कैन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स नहीं है, डेफिनेट का मतलब होता है जो फिक्स है। तो देखिए ऐसे वर्ड्स, इस तरह के प्रोनाउंस ऐसे लोगों को और चीज़ों को बिलोंग करते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं सम आपको एक डेफिनेट चीज़ नहीं बताता, कितनी क्वांटिटी है हमें नहीं पता है। एनीवन में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, तो इनको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। एंड एवरीथिंग में सब कुछ आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर भी आप इनडेफिनेट प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए इंटेंसिव, इनडेफिनेट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और पर्सनल पोजेसिव। इसके बाद आते हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी चीज़ और पर्सन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप ये वर्ड यूज़ करते हैं कि दिस हैट इज़ माइन, सपोज ये आपने वर्ड यूज़ किया दिस हैट इज़ माइन, तो आप डिनोट कर रहे हो कि ये वाली जो हैट है, तो आप यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहे हो दिस, एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो आप, तो यहाँ पर दिस हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। आप बता रहे हो कि ये मेरी हैट है, तो आप उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप प्रूव कर रहे हो या बता रहे हो। या फिर आप कह सकते हो कि दैट बॉल इज़ माइन, तो यहाँ पर आप अगर वो बॉल है तो आप उसको डिनोट करो कि वो वाली बॉल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दैट को भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट होगा, और प्लूरल के लिए होगा दीज और दोज, लाइक दीज एप्पल्स आर गुड, है ना, आप ऐसे कह सकते हो दीज एप्पल्स आर गुड। तो आप डिनोट कर रहे हो कि ये वाले एप्पल्स, तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, आप पॉइंट आउट कर रहे हो, राइट। तो ये इस तरीके से हम दोज को भी कि दोज पीपल वर गुड, ये भी कह सकते हैं कि वो लोग अच्छे थे
यानी कि हम उन चीज़ों को उनको हम पॉइंट आउट करें, उन लोगों को पॉइंट आउट, इनको बोलते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। तो आप इंटेरोगेशन जानते हैं, पुलिस इंटेरोगेट करती है, पूछताछ करती है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कुछ पूछना, यानी कि क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होंगे क्वेश्चंस वाले। जैसे कि किसी ने पूछा कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो यहाँ पर हु जो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, पूछा जा रहा है, और हु जो है इसको स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन को। तो इस तरह के हमारे पास 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, जिनमें से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विच और व्हाट होते हैं, जिसमें चीज़ें आती हैं। देखिए हु, हुम एंड हुज ये आपके पीपल से इन्वॉल्व होंगे, और जिसमें चीज़ें आती हैं वो विच और व्हाट होंगे। तो ये थे दोस्तों आपके टाइप ऑफ प्रोनाउंस। अब हम सीखने वाले हैं रूल्स, जो कि हमें फॉलो करने हैं सभी प्रोनाउंस के लिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम 100 गोल्डन रूल्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, जिसमें से पहले 4 रूल हमने नाउन्स में पढ़ लिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए। उसके बाद हम रूल नंबर 5 यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि होंगे प्रोनाउंस से रिलेटेड। तो चलिए, पहला रूल है रूल नंबर 5 कि अगर आपके पास इस तरह के प्रोनाउंस हैं, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, मैनी, अगर आपके पास इस तरह के प्रोनाउंस हैं तो फिर उनके साथ आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करने वाले हो, और ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा। देखिए थर्ड पर्सन का मतलब होता है जैसे कि आई होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसके बाद में यू होता है सेकंड पर्सन, जिसको मैं अपनी बात सुना रहा हूँ। जैसे कि आप अगर इस समय मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन होंगे। और अगर मैं कहूँ ही, शी, इट और दे, ये आपके पास में थर्ड पर्सन होंगे, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही होगी, तो इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अगर आपके पास इन सभी शब्द वाले प्रोनाउंस हैं, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, मैनी, तो हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा। पोजेसिव का मतलब आपके पास कोई चीज़ है। तो अभी देखिए, अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से। और ये पॉजिटिव केस हमेशा थर्ड पर्सन में रहेगा, यानी कि ही, शी, इट, दे, इनके ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, पॉजिटिव केस में रहेगा। जैसे कि ही का क्या होता है, हिम होता है या हिज होता है, इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, अगर किसी सर्वनाम में प्रत्येक, ना तो, कोई, अनेक, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो स्वामित्व वाला मामला जो है वो तीसरा व्यक्ति एक वचन होना चाहिए, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। और हो सकता है वो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को भी बिलोंग कर रहे हो, तो भी आप ऐसा ही करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो देखिए, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर देखिए ईच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईच, हर एक बॉय और हर एक टीचर को ज़रूरी है कि वो अपना लगेज लेकर आएँ। तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, बिकॉज जैसा हमने कहा कि जब भी ईच वर्ड इस्तेमाल होगा, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, मैनी, तो हमेशा आप पॉजेसिव थर्ड पर्सन सिंगुलर करेंगे। अब थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होते हैं। तो अब इनका आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर रखना है। और इनका पॉजेसिव केस, तो देयर तो ठीक है, लेकिन देयर आपका ये दे के लिए हो गया। यहाँ पर ईच हर एक बॉय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देयर की जगह क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर रखना है हमें। ये तो प्लूरल हो गया, प्लूरल में आपने पॉजिटिव केस यूज़ कर लिया, तो हमें सिंगुलर में यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पर हिज आ जाएगा। तो ईच बॉय एंड ईच टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज। तो ये है आपका सबसे पहला रूल प्रोनाउन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको कभी भी आप पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखे कुछ ऐसे प्रोनाउंस जिनको आप पॉजेसिव केस में यूज़ करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, मैनी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे, जैसे सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइड। तो ये वर्ड्स, ये नाउन्स आपको याद रखने हैं। मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, पार्डन यानी क्षमा मांगना, फेवर, किसी का फेवर करना, आर नॉट यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव मतलब कि जो उसको डिनोट करेगा, हिज, हिम, इस तरह की चीज़ों में नहीं आना चाहिए। हिज, देयर, इस तरह में पॉजेसिव जो आपको डिनोट करता है। आपने देखा ना, यहाँ पर होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस बताते हैं कि ये चीज़ हमारी है, अवर, माय एंड ऑल। सो यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्रतिकरण, बहाना, दृष्टि, उल्लेख, रिपोर्ट, क्षमा और एहसान, इन सब में आप जो है संज्ञा और सर्वनाम के साथ स्वामित्व रूप, स्वामित्व रूप का मतलब है आपका पॉजेसिव फॉर्म, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो अगर साइट वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो आप यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते कि एट हिज साइट, उसकी साइट नहीं, आपको लिखना पड़ेगा उसके सामने सामने देखते देखते रॉबर्स चले गए, लुटेरे लूट कर चले गए, भाग गए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एट द साइट ऑफ हिम,
हिज नहीं आएगा बिकॉज हिज पॉजेसिव केस होगा, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, आप उस बंदे को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आप बना रहे हो, तो यहाँ पर होगा एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, इसको सही माना जाएगा। रूल नंबर 7 कहता है कि बोथ के बाद हमेशा एंड आना चाहिए, कभी भी एज वेल एज नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों के बाद और आना चाहिए, साथ ही नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस, बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुमारो, तो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, यू एज वेल एज माई ब्रदर, तो यहाँ पर आपने एज, क्योंकि बोथ आ गया है तो बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको करना होगा एंड, तो एंड हो जाएगा, बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर होगा, एरर किस में है, ए ऑप्शन में आपका एरर है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि जब भी कभी आप विच यूज़ करेंगे तो आप विच को हु की जगह यूज़ करेंगे, कब, जब आप दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस को रेफ़र करते हैं, यानी कि जब भी कभी आपको चयन की बारी आएगी, जब भी आपको दो या दो से अधिक चीज़ों में चयन की बारी आएगी या व्यक्तियों में है, तो आप हमेशा कौन के स्थान पर कौन से का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप विच की बजाय हु का प्रयोग करेंगे जब आप चॉइस की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टू सिस्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप हु की बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, विच करेंगे, बिकॉज ये चॉइस में क्या होता है, हमेशा हु की बजाय विच इस्तेमाल किया जाता है एज अ रूल नंबर 8 फॉर प्रोनाउन। तो आंसर हो जाएगा कि इसका एरर है बी में, बिकॉज हु की जगह पे क्या आएगा, विच आएगा। रूल नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं। इफ़ टू एंटीसीडेंट्स, देखिए एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो आप पहले लिखा हुआ है और एक बाद में लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको एंटीसीडेंट कह देते हैं। तो एंटीसीडेंट्स को अगर हम एंड से जोड़ेंगे, जिसमें कि पहला वाला ह्यूमन है और बाद वाला नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है, देखिए एनिमल को भी और नॉन लिविंग थिंग को भी, दोनों को आप एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं इंग्लिश में, तो रिलेटिव प्रोनाउन आप दैट इस्तेमाल करेंगे अगर पहला ह्यूमन है, दूसरा आपके पास में नॉन लिविंग है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि यदि दो पूर्व व्रतों को और से जोड़ा जाता है, तो उसमें से अगर पहला मानव है, दूसरा पशु निर्जीव है, तो सापेक्ष सर्वनाम वह का प्रयोग आप करेंगे, यानी कि दैट का प्रयोग आप करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, द मैन एंड हिज डॉग हु आई सॉ येस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि उस बंदे की और उसके डॉग की, जिसको मैंने कल देखा था, अब वो किडनैप हो चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो, मैन आपका ह्यूमन है, डॉग आपका एनिमल है, और एनिमल को नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं ग्रामर में। तो यहाँ पर देखिए, द मैन एंड हिज डॉग, तो हु की बजाय में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दैट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एंड एंटीसीडेंट लगा हुआ है, तो एंटीसीडेंट हो गया मैन और उसके बाद में लगा एंड, तो मैन एंड हिज डॉग। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी एंड होगा, पहला वाला ह्यूमन, दूसरा वाला एनिमल या नॉन लिविंग, तो आपने दैट प्रोनाउन को यूज़ करना है, इसलिए हु की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर दैट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। रूल नंबर 10, अब आपको बताना है हु, हुम और दैट में किस तरह से हम किसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप जानते हैं, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिलेट करने वाले प्रोनाउंस हैं कि किसने किसको कहा, तो यहाँ पर ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हम देख चुके हैं। तो हुम को हमेशा रिप्लेस करेंगे एज ह्यूमन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जबकि हु को कब यूज़ करेंगे, जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सापेक्ष सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे होम की बात कर रहा है, वाक्य की मानवीय वस्तु को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप ह्यूमन को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, तब आप होम की बात करेंगे। अगर आप ह्यूमन को सब्जेक्ट मानते हैं, आप जानते हैं ना, किसी भी सेंटेंस में 3 होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑल्दो प्रेडिकेट का ही पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब आता है, जो भी उसमें आईएनजी वगैरह लगते हैं, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए अगर होम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो आपका सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, ह्यूमन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हु इस्तेमाल कर रहे हैं तो एज अ सब्जेक्ट उसको यूज़ करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, द बॉय हुम केम हियर इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तो इसको इनकरेक्ट क्यों माना गया है, बिकॉज यहाँ पर बात कर रहा है उस बॉय की। तो बॉय यहाँ पे क्या है, आपका क्या है, यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है, उसको डिनोट किया जा रहा है। तो आप जानते हैं ना, जब हु को आप कब यूज़ करेंगे, टू रिप्लेस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आप उस बॉय की बात करें जो आया है, दैट मीन्स यहाँ पर हुम की जगह क्या आएगा, हु आएगा। द बॉय हु केम हियर इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बिकॉज हु
जो है आप यूज़ कर रहे हैं उस बॉय के लिए जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जैसा हमने कहा कि हु को हमेशा इस्तेमाल तब करेंगे जब वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर हु आ जाएगा, तो ये आपका सही सेंटेंस बन जाएगा। रूल नंबर 11 पे चलते हैं। आप जानते हैं हमारी 3 डिग्री होती हैं, इसमें से सबसे हाईएस्ट डिग्री मानते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ हमेशा कौन से आते हैं, तो ये आपके पास में नन, नो वन, एनी वन, ये सारे वर्ड्स आप जानते होते हैं। तो इसके साथ हमेशा दैट प्रोनाउन लगता है, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण डिग्री के साथ में जितनी भी होती हैं, कोई नहीं, कोई भी, अधिक, थोड़ा, वही प्लस संज्ञा, एकमात्र प्लस संज्ञा, इन सब के साथ वह सापेक्ष सर्वनाम आता है, दैट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जैसे कि हम एक सेंटेंस, एक वर्ड लेते हैं, वर्ब लेते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो आप जानते हैं ना कि ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे आप थर्ड फॉर्म इसको कह सकते हो, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल, तो इसका ज़्यादातर पता लगता है कि EST लग जाता है लास्ट में। तो मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल हु आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मीरा की बात कर रहा है, तो ये स्मार्टेस्ट गर्ल है, तो यहाँ पर लगा हुआ है हु, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल हुम आई हैव एवर मेट, तो जैसा आप जानते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्मार्टेस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर होम भी नहीं लग सकता है, तो क्या लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए, तभी ये सेंटेंस को सही माना जाएगा। तो मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट, तो ये आपका आंसर सही होगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब भी कभी आप ये वर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है अगर आपके पास कंपैरिजन है दो नॉमिनेटिव केसेस का, नॉमिनेटिव केसेस का मतलब आप सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की, जब आप सब्जेक्ट ट्रीट करते हो दोनों को, तो जो नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन है उसको आप यूज़ करेंगे एज के बाद या दैन के बाद। जैसे कि तो यदि दो कर्तावाचक मामलों के बीच तुलना की जाएगी तो कर्तावाचक संज्ञा के सर्वनाम का प्रयोग से के बाद किया जा सकता है, से भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आलिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज मी, तो इसको गलत क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स का, दो सब्जेक्ट्स का, एक तो आलिया और एक कोई और। तो वो कह रहा है, और एक कोई और मीन्स वो मैं ही हूँ, तो आलिया जितना मैं हूँ उतना ही ब्यूटीफुल है, ऐसा कहना चाह रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पर क्योंकि आलिया क्या है, आपका नॉमिनेटिव केस है, एक सब्जेक्ट है, तो मैं भी तो एक सब्जेक्ट हूँ ना, तो यहाँ पर मेरा भी आप नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे। और आप जानते हो कि मी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो आप खुद को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हो, तो यहाँ पर आपको खुद को नॉमिनेट यानी कि सब्जेक्ट ट्रीट करवाना है, सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आई आ जाएगा मी को हटा के। तो ये है आपका रूल नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है, जब आप प्रोनाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी इस्तेमाल करने वाले हो तो हमेशा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव केस में होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब मतलब कोई चीज़ होने वाली है, या फिर आप विश करो कि आप कोई और होते तो जब एक सर्वनाम का प्रयोग क्रिया होना के पूरक के रूप में किया जाता है तो यह नाम मात्र मामले में होना चाहिए। नाम मात्र यानी कि सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस। तो देखिए जैसा ये कह रहा है कि इफ़ आई वर हर, अगर मैं वो होता तो मैं वो काम नहीं करता जो उसने किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये विश कर रहा है कि अगर मैं वो होता, तो ये वर्ब टू बी है जो विश कर रहा है कि अगर शायद मैं होता। तो यहाँ पर आई को क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हर नहीं लगेगा, हर तो पॉजेसिव केस हो जाएगा, तो यहाँ पर शी लगेगा, बिकॉज आई के साथ शी जो है ये नॉमिनेटिव केस माना जाएगा, सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। शी को आप सब्जेक्ट ट्रीट करोगे, इसीलिए यहाँ पर शी लग जाएगा, तो यही इसमें गलती है। तो आई वुड नॉट डू इट बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। रूल नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर क्या जा रहा है कि जब आप किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में यूज़ करते हैं या प्रीपोजिशन में यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन आप जानते हैं ना, जैसे कि बट हो गया, ये एक प्रीपोजिशन है, तो दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर देता है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यानी कि जब आप प्रोनाउन को, जब एक सर्वनाम का उपयोग क्रिया या पूर्व स्वर के उद्देश्य के रूप में किया जाता है तो हमेशा वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि आप एक वस्तु के तौर पे आप वहाँ पे अपने आप को दिखा रहे हो या किसी को भी दिखा रहे हो। जैसे कि तो यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की बात कर रहा है या प्रीपोजिशन की तरह से। तो जैसे कह रहा है कि लेट यू एंड आई, जैसे कि एंड है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। तो मैं और आप इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, बिकॉज यू क्या है, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना, और बिकॉज किसी का नाम होगा तो उसकी जगह यू लगाया है, तो यहाँ पर आई की जगह भी आपका, क्योंकि एंड एक आपका क्या है, प्रीपोजिशन है यहाँ पर, तो ऑल दो कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर
एंड की बजाय जो है आप एंड बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो यू एंड मी, यहाँ पर आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पर आएगा, तो इसको बोलेंगे मी। ऐसे ही दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड आई, तो यहाँ पर अगेन एंड वर्ड आ गया है बीच में, और आप किसी प्रीपोजिशन के वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो यू के साथ में क्या आएगा, मी आएगा यहाँ पर भी, तो इसको करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 50 ये कहता है कि जो वन है वो हमेशा पूरे सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला है। तो अनिश्चयवाचक होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन वन होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका प्रयोग अगर पूरे सेंटेंस में प्रयोग हुआ, जैसे कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, यानी कि किसी को अपनी सक्सेस का बोस्ट नहीं होना चाहिए, तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस होगा यहाँ पर, तो वन को थ्रू आउट यूज़ करना है, बस ये यहाँ पर गलती है, तो हिज नहीं होगा, वंस होगा, तो वंस ओन सक्सेस, इसको आप सही मानेंगे। रूल नंबर 16 क्या कहता है कि ईदर और नीदर हमेशा दो लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जो बाकी बच गए यानी कि एनी, नो वन, नन, ये दो से ज़्यादा के लिए बात आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि तो और ना तो, इनका प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के लिए, और बाकी कोई नहीं, कोई, और इन सभी का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट, इसको गलत क्यों मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे एनी वन नहीं आएगा। एनी वन आता है जब दो से ज़्यादा की बात की जाती है, यहाँ पर सिर्फ दो रोड्स की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या लगाने वाले हैं, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट, तो ईदर आपका सही यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा प्रोनाउन का, तो ईदर आपका सही हो जाएगा, ये सेंटेंस सही माना जाएगा। नीदर ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो से ज़्यादा गर्ल्स की बात कर रहा है, तो हम नीदर कैसे लगा सकते हैं, हमें लगाना पड़ेगा नन ऑफ दीज या नो वन ऑफ दीज गर्ल्स डिड हर होमवर्क, तो यहाँ पर गलती है नन में, नीदर में गलती है, नन सही माना जाएगा। ऐसे ही रूल नंबर 17, ईच अदर, अगर आप देखें ईच अदर इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ईच अदर को हमेशा आप यूज़ करेंगे जब भी दो लोगों की बात होगी या चीज़ों की बात होगी, और वन अनदर यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा की। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पर ईदर और नीदर दो लोगों के लिए, नन और एनी और नो वन दो से ज़्यादा के लिए, सेम वैसे ही ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, और वन अनदर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो एक दूसरे का प्रयोग दो व्यक्तियों या चीज़ों के बोलने में किया जाएगा। और इसके बाद में दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर भी, तो द टू सिस्टर्स लव्ड वन अनदर, तो दो सिस्टर्स हैं यहाँ पर और उनके लव की बात कर रहे हैं कि लव्ड वन अनदर ऑफ कोर्स, सो टू सिस्टर्स लव्ड वन अनदर, तो यहाँ पर वन अनदर नहीं आएगा क्योंकि वन अनदर हम पढ़ चुके हैं, वो आता है दो से ज़्यादा चीज़ों में या लोगों में, तो यहाँ पर आएगा लव्ड ईच अदर, तो ये आपका सही सेंटेंस माना जाएगा, तो इसको आप करेक्ट करेंगे। रूल नंबर 18 कहता है कि अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जेरेंड, अब ये जेरेंड क्या होता है, तो देखिए जेरेंड होता है जब आप किसी वर्ब में आईएनजी का फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो एज उसको जेरेंड इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई नाउन प्रोनाउन किसी जेरेंड को गवर्न कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, तो वो हमेशा पॉजेसिव केस में होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बीइंग लेट, तो आप देख सकते हो ये जो बीइंग है इसको जेरेंड की तरह इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये बी प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो ये बीइंग है, तो बीइंग के पहले कभी भी आप हमेशा आपको पॉजेसिव केस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मी कोई भी आपका पॉजेसिव केस तो नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, जब आप खुद को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, तो मी यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो है सही कौन सा हो जाएगा, मी की जगह पे जो पॉजेसिव केस है आई का वो क्या है, माय और माइन, तो यहाँ पर माय फिट बैठेगा बिकॉज प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय बीइंग लेट, तो सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन इसको करेक्ट माना जाएगा बिकॉज बीइंग जेरेंड है और आई का पॉजेसिव केस होता है माय। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 19 पे, और वो कहता है कि प्रोनाउन हमेशा एग्री होना चाहिए एंटीसीडेंट से, यानी कि जो उससे पहले सेंटेंस लिखा गया है उससे एग्री होना चाहिए। पर्सन में भी, नंबर में, पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट, इन सब में एग्री होना चाहिए, और जेंडर में भी और साथ में संख्याओं में भी। तो एक सर्वनाम व्यक्ति, संख्या और लिंग में अपने पूर्वज से सहमत होना चाहिए। जैसे कि ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैज़ डन, तो यहाँ पर ईच ऑफ दीज बॉयज़ क्या है, एंटीसीडेंट है, ये पहले आया है। ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैज़ डन देयर होमवर्क, तो यहाँ पर ईच की बात कर रहा है यानी कि हर एक प्रत्येक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा उन्होंने अपना अपना सबने काम कर लिया, तो हिज आएगा। तो ये प्रोनाउन की गलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हिज, तो ये ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 20, दो और दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को आप एंड से जोड़ते हैं और सेम पर्सन और चीज़ें होती हैं तो आप उनके लिए सिंगुलर में यूज़ करते हैं। जैसे कि
तो देखिए व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड, आपने दो नाउन्स को एंड से जोड़ दिया और वो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए सिंगुलर आप जो है प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे दो और दो से अधिक एक वचन संज्ञाएं और से अगर आप जोड़ेंगे, तो अगर वो एक ही व्यक्ति या चीज़ को बता रहे हैं तो उसके लिए आप एक वचन वाला सर्वनाम यूज़ करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ कह रहा है, यानी कि दोनों एक ही हैं। तो जब भी कभी आपके पास ऐसे दो नाउन्स होते हैं जो कि एक ही बंदे को डिनोट कर रहे होते हैं, तो हमेशा देयर नहीं आएगा, ये प्रोनाउन गलत इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर हिज आएगा क्योंकि वो एक ही बंदा है। तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी, तो यहाँ पर हिज आपका सही माना जाएगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 21। लेट के बाद हमेशा अगर आप कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि आप नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। जैसे तो लेट के बाद हमेशा अगर किसी सर्वनाम का उपयोग किया गया है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि लेट ही गो देयर, तो लेट के बाद ही तो आपका सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? उसे। ही मतलब वह और हिम मतलब उसे, तो उसे जाने दो वहाँ पर, दैट मीन्स हिम आ जाएगा, तो हिम को करेक्ट मानेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल्स जो प्रोनाउन से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि इनका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से करना सीख जाएं। तो सबसे पहले आता है अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द ग्रुप वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो जब तक दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं करते उसको ज्वाइन करने में, तब तक हमें एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना होगा उसकी मेंबरशिप के लिए। तो यहाँ पर क्या गलती है? तो देखिए जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ज्वाइनिंग यहाँ पर एक जेरेंड है, ज्वाइन प्लस आईएनजी, और आप जानते हैं कि ज्वाइनिंग जेरेंड से पहले हमेशा पोजेसिव केस को इस्तेमाल करते हैं। तो पोजेसिव केस हिम तो नहीं होता है, तो पोजेसिव केस क्या होता है? हिज। तो यहाँ पर गलती है आपके फर्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पर हिम के बजाय हो जाएगा हिज, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है। इसके बाद आवर डॉग मे लुक फियर्स, हमारा डॉग खतरनाक लगता है, बट ये किसी को भी, इवन एक फ्लाई को भी हर्ट नहीं कर सकता, उसको भी मार नहीं सकता। तो आवर डॉग मे लुक ठीक है, बट दैट वुडंट हर्ट। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है दैट, और आप जानते हो कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर दैट की बजाय क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे, बिकॉज डॉग के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, बट इट वोंट हर्ट इवन अ फ्लाई। तो सेकंड में आपका सेकंड वाले में ही एरर हो जाएगा। थर्ड देखिए, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो ये आपको मैंने बताया था, जब भी कभी बिटवीन और एंड आता है इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पर देखिए यू के साथ में क्या आएगा? तो यू आपका क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आई का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वो हो जाएगा मी। तो यू एंड मी आंसर आपका, कि थर्ड में आपका सी में एरर होगा। आई शैल अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मीट विवेक बिंद्रा, आप जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो आई शैल अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अवेल के साथ हमेशा आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, उसके अकॉर्डिंग, जैसे आई है तो माई सेल्फ आ जाएगा। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर विवेक बिंद्रा। तो यहाँ पर अवेल के बाद में माई सेल्फ भी लगेगा, ये हमेशा अवेल के साथ में आएगा। योर सेल्फ आएगा अगर यू की बात कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे अवेल के बाद में। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी आपकी फर्स्ट सेंटेंस में। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। आप खुद को मेरी पोजीशन पे रख के देखिए तो आप जान पाएंगे कि मैं प्रोफेशन में क्या क्या समस्याएं फेस करता हूं। तो यहाँ पर गलती क्या है कि पुट यू, तो यहाँ पर ये गलती है, यू नहीं होगा, योर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो हमें खुद को रखने की बात कर रहा है कि आप रख के देखिए खुद को। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू की जगह योर सेल्फ, एंड बाकी सारा ठीक है। यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस इन माई प्रोफेशन, तो ए में आपका एरर हो जाएगा। हेयर इज़ द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो आप जानते हैं मैन के लिए जब भी आप मैन को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो कौन सा आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? whom नहीं करते, who करते हैं। तो इसकी गलती हो जाएगी सेकंड सेंटेंस में। तो whom की जगह आप क्या करेंगे? who करेंगे, क्योंकि डिनोट कर रहा है कि वो मैन जो, अब यहाँ पर मैन सब्जेक्ट है तो whom उसी सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस में आ गया। दैट मीन्स आपको who का इस्तेमाल करना होगा। रिलेटिव प्रोनाउन इज who, नॉट whom।
इसके बाद ही टुक हिज ब्रदर विद हिमसेल्फ, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत हो गया, वो हिज ब्रदर यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी पॉजेसिव केस आप लगा दो तो ये हो जाएगा आपका हिम, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो हिम हो जाएगा यहाँ पे, और ही टुक हिज ब्रदर विद हिम, बिकॉज हिमसेल्फ तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, हिम जो है यहाँ पर फिट बैठेगा, तो दैट इज़ द आंसर। रिया टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स हु रियली इरिटेटेड हर पेरेंट्स, तो रिया फ़ोन पे बात करती है जिससे उसके पेरेंट्स परेशान हैं। तो यहाँ पर देखिए रिया टॉक्ड ऑन द फ़ोन फॉर आवर्स, तो जब भी टॉकिंग की बात होगी, जब भी टॉकिंग की बात होगी तो हमेशा क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा विच, तो ये आप ध्यान रखेंगे, विच यहाँ पर आ जाएगा, विच रियली इरिटेटेड हर पेरेंट्स। प्रताप सर बीइंग अ गुड टीचर ही इज़ सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, अच्छे टीचर होने की वजह से उनको नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी भी एक सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पर प्रताप सर लिखा ही हुआ है, तो दोबारा से ही प्रोनाउन का इस्तेमाल आप एक सेंटेंस में ही नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो नाउन जब ऑलरेडी प्रताप सर हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रोनाउन नहीं कर सकते इस्तेमाल, जब अलग सेंटेंस शुरू करेंगे तब आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, ये गलती है, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है, तो ही नहीं आएगा, बाकी सारा ठीक है। इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। इट वॉज इन 2014 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द USA, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में आपका प्रोनाउन कौन सा आएगा, व्हेन, तो दैट नहीं आएगा, तो आंसर विल बी व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द USA, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। इसके बाद में यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, यहाँ पर गलती है, योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखेंगे कीप के साथ कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, तो ये योर सेल्फ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो योर सेल्फ की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो बस वो कह रहा है कि आप ऑलरेडी यू लगा चुका है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कीप के साथ नहीं रखना है। सुमित टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज़ कम टू द पार्टी, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हिज बिल्कुल ठीक है, सुमित और उसके फ्रेंड्स पॉजेसिव केस का इस्तेमाल किया गया है, तो इस सेंटेंस में है, कोई भी एरर नहीं है। शी मेड योर मेंशन, अब मैंने आपको बताया था कि मेंशन, साइट, पार्डन, इस तरह के जितने वर्ड होते हैं वो कभी भी पॉजेसिव केस के साथ में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ पर होगा शी मेड द मेंशन ऑफ यू, तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, बिकॉज योर मेंशन से तो ये पॉजेसिव, यू योर आपका, तो ये योर आपका एक पॉजेसिव आपका जो है ये प्रोनाउन है, तो योर नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो करेंगे द मेंशन ऑफ यू एट द फेयरवेल पार्टी, तो यहाँ पर सेकंड में आपका एरर आ जाएगा। आई कांट बियर योर सेपरेशन फॉर लॉन्ग, अब उसी वर्ड्स में आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर मेंशन और बाकी सब वर्ड्स थे, साइट, मेंशन, पार्डन, वहाँ पर एक सेपरेशन भी वर्ड था, तो ऐसे वर्ड्स के साथ कभी भी, ऐसे नाउन्स के साथ कभी भी आप पॉजेसिव केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आई कांट बियर द सेपरेशन फ्रॉम यू हो जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम, क्योंकि सेपरेशन के साथ लगता है फ्रॉम, तो आई कांट बियर द सेपरेशन फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, तो ये आपकी सेकेंड सेंटेंस में गलती हो जाएगी। इसके बाद में ये हम कर ही चुके हैं। एट देयर साइट, तो देखिए फिर से वही वो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो साइट भी उस वर्ड्स में था, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पर सीखे थे। देखिए सबसे पहले हमने जो रूल्स सीखे थे उनकी बात करते हैं। तो देखिए ये है वो पीपीटी जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स सेपरेशन, एक्सक्यूज़, साइट, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर, ये सब वर्ड्स के साथ में आप कभी भी पॉजेसिव फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे नाउन या प्रोनाउन की, तो इसीलिए हमें वहाँ से हटाने होंगे सारे, जल्दी से कर लेते हैं। तो अब हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेंशन आया था, इसके बाद यहाँ पर सेपरेशन आ गया, अब यहाँ पे साइट आ गया, तो साइट के साथ देयर नहीं आएगा, बिकॉज देयर तो पॉजिटिव केस है उनका, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट द साइट, और ये मैंने आपको सेम एग्जांपल में भी बताया था, एट द साइट ऑफ देम द रॉबर्स फ्लेड एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग, तो रॉबर्ट्स उनके सामने ही चले गए और वो कुछ कर नहीं पाए, तो यहाँ पर देयर को हटा के आपको लिखना होगा एट द साइट ऑफ देम। ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, तो दिस इज़ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आप जानते हैं जब भी कंपैरिजन होता है हु कभी नहीं आता है, तो क्या आता है, विच इज़ मोर इंटेलिजेंट। देयर इज़ नो कंट्री बट
इज़ करप्ट। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है, बट का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से कर रहा है कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो करप्ट नहीं है, तो इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है। यहाँ पर बट ही लगाएगा इस तरीके। तो इसको प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, हालांकि होता कंजंक्शन है, आप जानते हैं। नन ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो ये मैंने आपको रूल बताया था कि नन नहीं आता है जब आर्म्स तो सिर्फ 2 होती हैं, है ना, आर्म्स तो 2 होती हैं, तो नन के बजाय क्या आएगा, नीदर ऑफ हिज आर्म्स। तो क्योंकि ईदर और नीदर आपको बताया था कि 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए ये लगेगा, तो यहाँ पे नन है तो नीदर आ जाएगा, और तो यहाँ पे आ जाएगा नीदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट। तो फर्स्ट में एरर हो जाएगा। इसके बाद देखिए देयर वर नन बट क्राइड देयर आइज आउट। फिर से वही है, नन का इस्तेमाल किया गया, बट का इस्तेमाल किया गया कि सभी वहाँ पर जो थे रोए हैं, तो इसमें भी कोई एरर आपका नहीं है। आई विल गिव यू अ नॉवल टुमारो एंड द सेम इज़ रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। मैं आपको एक नॉवल देने वाला हूँ कल, और वही नॉवल वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो गलती है वो यहाँ पर है, द सेम। कभी भी आप द सेम को, अब यहाँ पे जिस नॉवल की बात कर रहा है उसी की बात कर रहा है, तो द सेम को कभी भी प्रोनाउन की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। तो द सेम की बजाय यहाँ पर आ जाएगा इट, एंड इट इज़ रिटन बाय वन ऑफ दी, बिकॉज यहाँ पे आई विल गिव द नॉवल, अब नॉवल एक थिंग है तो थिंग के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे, एंड इट इज़ रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। तो ये गलती हो जाएगी आपकी सेकेंड सेंटेंस में। शी बॉट अ बंगलो एंड इज़ लिविंग इन द सेम। अगेन यहाँ पर देखिए बंगलो, तो यहाँ पर द सेम प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लिविंग इन इट, बिकॉज ये बंगलो एक थिंग है, तो थिंग के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लेट अर्जुन एंड, तो आपको पता है जब अर्जुन आ गया एंड यहाँ पर शी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, तो हमें ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। अर्जुन एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। तो यहाँ पर शी के बजाय क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एंड के साथ में क्या आएगा, हर आ जाएगा इसका, अर्जुन और उनको, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज़ करना होगा। दे दैट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंट। जो लोग हमेशा पैसे और फेम के पीछे भागते हैं हमेशा निराश होते हैं। तो दे दैट, तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा बिकॉज ये लोग हैं, लोग के लिए दैट नहीं आता, क्या आएगा, दोज आएगा। तो दे दोज हैंकर आफ्टर मनी, तो लिविंग है तो इसलिए क्या आ जाएगा, दोज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट में एरर है। यू आई एंड ही शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। अब यहाँ पे सीक्वेंसिंग देखिए क्या होती है कि यहाँ पर इस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर गलती है कि सेकंड पर्सन तो ठीक है, थर्ड पर्सन पहले ही आना चाहिए और इसके बाद में आना चाहिए आई। तो ये सीक्वेंसिंग यहाँ पर होगी। अगर कोई नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस है जो पॉजिटिव है, तो आपको हमेशा ऑर्डरिंग का ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर यू, ही एंड आई, ये आपका आंसर सही होगा। तो फर्स्ट में एरर होगा, तो इसको सीक्वेंसिंग को ठीक कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट है यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टूपिडिटी। यहाँ पर भी वही है, अब ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आता है, तो इसमें हमेशा सीक्वेंसिंग फॉलो होती है, फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन, बिकॉज ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया या आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आई आएगा एंड फिर यू आएगा, तो पहले फर्स्ट पर्सन देन आपका सेकंड पर्सन, राइट। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है आपके पास, दे यू एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो वो आप और हम, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी प्लूरल आएगा, जब भी आपका प्लूरल आएगा तो सबसे पहले वी आएगा, यानी कि फिर से सीक्वेंसिंग वही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब भी कभी प्लूरल सेंटेंस आएगा, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो जा रहे हैं, तो वी आएगा, उसके बाद में आएगा आपका सेकंड पर्सन यू और फिर आएगा दे। ये सीक्वेंसिंग इसमें आप ठीक करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में एरर। तो दोस्तों ये थे प्रोनाउंस। आई होप आपको सेशन में मज़ा आया। तो ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।